नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। समाजवादी पार्टी से नाराज बताए जा रहे आजम खान को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। पार्टी ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान को चिट्ठी भेजी है। वहीं पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आजम खान को चिट्ठी लिखी है। 3 पन्ने की चिट्ठी में लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की कतई हमदर्द नहीं है। वह मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह समझती है। पिछले 3 सालों में आजम खान और उनके परिवार के लिए अखिलेश यादव व उनके सिपलासारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि एमआईएम के बड़े नेता जेल में जाकर के आजम खान से मुलाकात भी कर सकते हैं। वहीं जेल में आजम खान को पार्टी में शामिल होने का औपचारिक न्योता भी दिया जाएगा। आजम खान को न्योते के बहाने मुस्लिम वोटर्स को ओवैसी की पार्टी साधने की कोशिश करेगी। बताया यह भी जा रहा है कि रामपुर के पार्टी नेताओं के जरिए आजम खान व उनके परिवार तक ये चिट्ठी पहुंचाई जाएगी। एमआईएम प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने पार्टी मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की मंजूरी के बाद ये चिट्ठी भेजी है। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता दें, जहां आजम खान जेल में बंद है और ऐसे में एमआईएम पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने आजम खान को चिट्ठी लिखी है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हमदर्द नहीं है। आपका दर्द हम समझते हैं, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, इस तरीके का जो न्योता है वो दिया गया है। साथ ही 3 पन्ने की जो चिट्ठी है वो आजम खान के लिए लिखी है। एमआईएम प्रवक्ता ने तमाम बातें भी कही हैं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को सम्मान नहीं दिया जाता है, उन्हें एक वोट बैंक की तरह सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। तो आजम खान की कहीं ना कहीं हमदर्द बनती हुई नजर आ रही है एमआईएम पार्टी। ऐसे में देखना यह होगा कि राजनीति में आने वाले समय में हमें कोई बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो वहीं समाजवादी पार्टी में भी अंदरूनी गुटबाजी देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव से भी तमाम बड़े नेता जो है, पार्टी के ही नेता, अपने ही पार्टी के नेता, उनसे काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। कई दावे भी किए जा रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली, शिवपाल यादव और उनके बेटे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये भी कयास लगाया जाए कि आजम खान को जो चिट्ठी दी गई है, हाल ही में अखिलेश यादव ने भी आजम खान के लिए बयान दिया था, उसके बाद अगर बात की जाए तो एमआईएम पार्टी भी अलग रुख लेती हुई नजर आ रही है और साथ ही आजम खान की हमदर्द भी बन गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक अगर हम बताएं तो दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान में अगले 3 दिनों तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अप्रैल को हीट वेव, तो वहीं 18 और 19 अप्रैल को हीट वेव से गंभीर हीट वेव की स्थिति रहने का अनुमान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में इस तारीख तक लू चलेगी। आपको बता दें, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान में 17 से 19 अप्रैल के दौरान अलग अलग हिस्सों में हीट वेव के गंभीर संकेत जो हैं वो दिए गए हैं। साथ ही 17 और 18 अप्रैल को मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बताई जा रही है। 19 और 20 अप्रैल को इसी क्षेत्र की बात करें तो कुछ हिस्सों में गंभीर हीट वेव की स्थिति भी बन सकती है। साथ ही 18 से 20 अप्रैल के दौरान उत्तर प्रदेश और विदर्भ में हीट वेव चलने का अनुमान है। 18 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश और जम्मू संभाग में हीट वेव चलने की संभावना जताई जा रही है। तो गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, जहां एक और गर्मी इतनी तेजी से बढ़ रही है और एक बार कोरोना की भी वापसी हो गई है। लोगों को काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है जिसके चलते तापमान तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को ठंडी चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना होगा। कोरोना को लेकर देश में हुए मौत के सरकार के आंकड़े पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन आंकड़ों को फर्जी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया है। उन्होंने कहा कि 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मोदी जी ना सच बोलते हैं ना बोलने देते हैं।
वो तो अब भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज से कोई नहीं मरा। उन्होंने आगे लिखा, मैंने पहले भी कहा था कोविड में सरकार की लापरवाहियों से 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। राहुल गांधी ने यही नहीं बल्कि ये भी कहा कि मोदी जी अपना फर्ज निभाते हुए हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दें। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,21,751 हो गई है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 5 लाख नहीं 40 लाख लोगों की देश भर में कोरोना के चलते जान गई है। ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े झूठ बताए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार को हर परिवार वाले को 4 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में नया खुलासा हुआ है। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने गोली भी चलाई थी जो एक एएसआई को लगी। बताया ये जा रहा है कि ये गोली असलम नाम के शख्स ने चलाई थी, जिससे पिस्तौल भी बरामद की गई है। बता दें कि शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर जहांगीरपुरी में पथराव और आगजनी की गई थी। इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों समेत करीब 9 लोग घायल हो गए थे। हिंसा के आरोप में असलम समेत अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दंगे के बाद जो एफआईआर हुई है उसके मुताबिक जब शोभा यात्रा जहांगीरपुर से के सी ब्लॉक में जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक आदमी अपने 4-5 साथियों के साथ वहां पहुंचा और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। इसके बाद ही विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। बताया ये जा रहा है कि जिन 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें अंसार भी शामिल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उपद्रव मचाया गया। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां दंगाइयों ने काफी ज्यादा उपद्रव काटा और ये बात सिर्फ पत्थरबाजी तक नहीं सीमित रही। इसके बाद गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, आगजनी की गई, वहीं तलवारें भी दिखाई दी और गोलीबारी भी की गई है। ये 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ये जहांगीरपुरी की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है और 15 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें कई और लोग भी शामिल हैं, उनका भी प्रशासन पूरे पुख्ता तरीके से बात की जाए तो तलाश कर रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिस दौरान ये पथराव किए गए, साथ ही तलवारें भी दिखाई गई हैं। भारी मात्रा में वहां से पत्थर बरामद हुए, कांच की बोतलें बरामद हुई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, उनसे पूछताछ जारी है। और इस पूरे हिंसा पे अगर हम बात करें तो जल्द ही खुलासा होगा, चूंकि प्रशासन अपनी बखूबी कार्रवाई जो है वो कर रहा है। सीसीटीवी के आधार पर लगातार जांच जारी है। कई चेहरे हैं जिनकी पहचान भी की जा चुकी है और जल्द ही गिरफ्तारी भी होगी। तो देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहांगीरपुरी से, जहां पर हनुमान जयंती के दिन विवाद छिड़ गया और विवाद इतना बढ़ गया कि ये विवाद पत्थरबाजी साथ ही आगजनी तक जा पहुंचा और तलवारें तक इस हिंसा में दिखा दी गई। दिल्ली में हुए दंगे को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। वहीं एक तरफ जहां जहांगीरपुरी में दंगे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, तो वहीं दूसरी ओर मंगोलपुरी में प्रेम और सौहार्द की मिसाल कायम हुई है। दरअसल हनुमान जयंती पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। जब शोभा यात्रा मंगोलपुरी में मस्जिद के सामने पहुंची, इसी दौरान वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों पर फूलों की बारिश की। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग अपनी घरों की छतों से शोभा यात्रा पर फूल बरसा रहे हैं। जहां एक और हमने तस्वीरें देखी तो वो कहीं ना कहीं तस्वीरें हिंसा की सामने आई। ये 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और दोनों ही तस्वीरें दिल्ली की हैं। एक तस्वीर जहांगीरपुरी की आप देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर मंगोलपुरी की आप देखें। पहली तस्वीर में जहां बेहद तरीके से उपद्रवियों ने हिंसा वहां पर की, साथ ही पत्थरबाजी की, आगजनी वहां पर की गई, तलवारें दिखाई गई। और वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जहां शोभा यात्रा निकाली गई, उस दौरान मस्जिद के बाहर ही
कई लोगों ने स्वागत किया और साथ ही फूल भी बरसाए। इसके साथ ही भाईचारे की एक मिसाल जो है वो पेश की है। लेकिन वहीं जहांगीरपुरी की अगर बात हम करें तो ये जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा डराने वाली हैं। बेहद निंदनीय ये घटना है, जिस तरीके की घटना दिल्ली की जहांगीरपुरी में हमें देखने को मिली है। कहीं पर हिंसा तो कहीं पर फूलों की बारिश हमें देखने को मिली। बिहार के बोचहा विधानसभा उपचुनाव के बाद बिहार की सियासत में बयानों का दौर तेज हो गया है। बोचहा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद जेडीयू काफी मुखर हो गई है। जेडीयू के एमएलसी ने कहा कि हाल के दिनों में बीजेपी नेताओं की ओर से सीएम नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी बोचहा में हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में एनडीए के कुछ नेता नीतीश कुमार पर ही उंगलियां उठाकर वाहवाही बटोरना चाहते हैं, जिसके कारण नीतीश कुमार को चाहने वालों को काफी तकलीफ हुई है। यही कारण है कि बोचहा में बीजेपी को सफलता हासिल नहीं हुई है। तो बिहार उपचुनाव की अगर हम बात करें बोचहा सीट की, तो जहां पर जेडीयू ने बीजेपी पर हमला भी बोला है और साथ ही बीजेपी की वहां पर करारी हार भी हुई है। बोचहा की हार से एनडीए में रार। तो ये तस्वीरें बिहार की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाल ही में उपचुनाव हुआ। उस दौरान उसकी जीत की अगर हम बात करें तो वहां पर जेडीयू की जीत हुई और बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी। बोचहा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी को निराशा हाथ लगी है। साथ ही इसके बाद से ही बिहार की राजनीति में बात की जाए तो एक दूसरे पर टिप्पणी करने का जो दौर है वो शुरू हो गया है। नीतीश कुमार पर टिप्पणी की गई और जो कि बीजेपी को महंगी पड़ गई। शिवसेना और मनसे के बीच में हिंदुत्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों ही पार्टियां खुद को हिंदू और हिंदुत्व का रहनुमा साबित करने में जुटी हुई है। शिवसेना के नेता और मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी मई महीने की शुरुआत में अयोध्या जाने की बात कही है। वहीं लाउडस्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे 5 जून को अपने तमाम समर्थकों के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र समेत देश के तमाम हिंदुओं में ये अपील भी की है कि वे तैयार रहें। अगर 3 मई तक मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाते हैं तो हम भी उन्हें लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाएंगे। राज ठाकरे ने कहा कि लाउडस्पीकर की वजह से सिर्फ हिंदुओं को ही तकलीफ नहीं हो रही, बल्कि इसके शिकार मुस्लिम समाज के लोग भी हो रहे हैं। तो अजान का मुद्दा जो है वो मुंबई से इसकी शुरुआत हुई, महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हमने देखी, जहां पर राज ठाकरे ने टिप्पणी की थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स नहीं हटाए जाते हैं तो वे मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का जोर जोर से पाठ कराएंगे। और इसके बाद अगर बात की जाए तो ये मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ा और कई राज्य में हमने देखा इसका असर भी देखने को मिला है। और तमाम राज्यों में भी ये डिमांड की जा रही है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर जो है उनको हटा देना चाहिए और इसी को लेकर के विवाद जो है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में देखना होगा राज ठाकरे का जो ये बयान है कि 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटते हैं तो क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एक धमकी भरे अंदाज में देखा जाए तो उन्होंने ये बयान दिया है। उनका कहना है देख लीजिएगा अगर 3 तारीख तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटते हैं तो हिंदू क्या करेंगे फिर। तो इस तरीके की बयानबाजी भी जो है वो बेहद निंदनीय है। जहां एक और हम देख रहे हैं कि देश में लगातार विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लाउडस्पीकर को लेकर के, हिजाब को लेकर के, हलाल को लेकर के तमाम तरीके की जो बयानबाजी है वो देश में देखने को मिल रही है। ऐसे में जो विवाद है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीति अपने चरम पर है। राज ठाकरे के बयान को लेकर के विवाद भी छिड़ चुका है और अब 5 जून को अयोध्या जाने की भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामलला के वे दर्शन करेंगे। 5 जून को अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे। हिंदुत्व पर शिवसेना मनसे आमने सामने आ गई है। दोनों ही हिंदुत्व अपने आप को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उनका
यही कहना है। अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटते हैं तो 3 मई को आप देख लीजिएगा, मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर हुए दंगों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने इसे लेकर के बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की तरह मुंबई में भी हिंसा भड़काने की साजिश की गई थी। महाराष्ट्र में भी कल शांति भंग करने की पूरी कोशिश हो गई, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र में जगह जगह। लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ की पुलिस बहुत संयमी और बहुत ही मजबूत है, तो हमने ये नहीं होने दिया है और आगे भी नहीं होने दिया। उनका जो मिशन था ये लोगों का कि महाराष्ट्र में भी श्री राम जी और हनुमान जी के नाम पर हम दंगे भड़काएंगे, ये उनका एक मिशन था यहाँ के नए ओबीसी का, हिंदू ओबीसी का। सर 13 पॉलिटिकल पार्टी, तो ये हम नहीं होने दिया है। गोरखपुर मंदिर में हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी ने आतंकियों से अपने कनेक्शन की बात कबूली है। दरअसल यूपी एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा ने कबूल किया है कि वो न केवल कट्टरपंथियों से प्रभावित था बल्कि वह आतंकियों से सीधे संपर्क में था। एटीएस ने मुर्तजा से पूछताछ के दौरान उसके विरुद्ध कई अहम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने के साथ ही मुर्तजा के सीरिया के खातों में किए गए वित्तीय लेन देन के भी प्रमाण जुटाए हैं, जिसके बाद एटीएस ने आरोपित मुर्तजा के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में यूएपीए की विभिन्न धाराओं की बढ़ोतरी की है। एटीएस अब मुर्तजा के विरुद्ध चल रहे केस को लखनऊ स्थित एनआईए की विशेष अदालत में स्थानांतरित कराने की तैयारी में जुट गई है। वहीं एनआईए के अब इस केस को जल्द अपने हाथ में लेने की संभावना भी बढ़ गई है। बता दें कि मुर्तजा से पूछताछ पूरी होने के बाद एटीएस ने उसे शनिवार को गोरखपुर की कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक अभिक्षा में गोरखपुर जेल में बंद किया है। तो गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा से पूछताछ की गई, जिसमें उसने ये कबूला है कि आतंकियों से सीधे संपर्क में था वो। तो मुर्तजा ने कई बातें इसमें कबूली है, साथ ही कई सामग्री जो है वो भी बरामद की गई है एटीएस टीम द्वारा, और इस पूरे मामले पर आगे भी गहनता से जांच पड़ताल जो है वो जारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।